हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल द मैथ्स गुरु पर वेलकम है। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम। इससे पहले हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर जो ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही एक पर्टिकुलर केस है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बाद ये जो नया टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम, इसके बारे में हम आज जानेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रोसेस भी जानेंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या, उसकी डेफिनेशंस जानते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर द क्लासिकल प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू असाइन ए नंबर ऑफ जॉब्स, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कि हमें असाइन करना हो किसे, जॉब को, टू द इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स, उतने ही पर्सन्स पर जॉब को असाइन करना हो, एट ए मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पर। तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, असाइनमेंट प्रॉब्लम कहा जाता है। कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल हैं और उतने ही पर्सन हैं उतने ही जॉब हैं, हमें उन्हें जॉब्स पर असाइन करना है मिनिमम कॉस्ट पे, तो कम से कम खर्चे में, तो उस केस में इस टाइप की प्रॉब्लम को असाइनमेंट प्रॉब्लम कहा जाता है। अब एक बार इसके लिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारे पास ये पर्सन्स हैं 1 2 3 4 5 अप टू n पर्सन्स हैं हमारे पास और n जॉब्स हैं 1 2 3 j अप टू n, ये n जॉब्स हैं हमारे पास, n पर्सन और n जॉब्स हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये पर्सन्स हैं हमारे पास वो इस टाइप के हैं कि हर एक पर्सन हर एक जॉब को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी हर एक पर्सन्स की क्योंकि डिफरेंट होती है, तो इसलिए वो हर एक जॉब, जैसे वन पर्सन है वो फर्स्ट जॉब को करेगा तो उसकी एफिशिएंसी डिफरेंट है, फर्स्ट पर्सन अगर सेकंड जॉब को करेगा तो उसकी एफिशिएंसी डिफरेंट होगी, जिसके अकॉर्डिंग वो जल्दी या लेट करेगा, इसके अकॉर्डिंग वो चार्जेस लेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन फर्स्ट जॉब को करता है तो उसकी चार्जेस C11 है कॉस्ट, फर्स्ट पर्सन सेकंड जॉब को करता है तो उसकी कॉस्ट C12 है, फर्स्ट पर्सन थर्ड जॉब को करता है तो उसकी कॉस्ट C13 और इसी तरीके से सोन। इसी तरीके से सेकंड पर्सन फर्स्ट जॉब को करेगा तो उसकी जो चार्ज है यानी कि कॉस्ट है C21 है, सेकंड पर्सन सेकंड जॉब को करेगा उसकी कॉस्ट C22 है, और सिमिलरली ये पे ऑफ मैट्रिक्स हमें गिवन है। हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर वी हैव टू सॉल्व दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम। इट मीन्स हमें यहाँ पर हर एक पर्सन को एक एक जॉब पर असाइन करना है, जिससे कि जो असाइनमेंट करने के बाद टोटल कॉस्ट आए, चार्जेस जो आए ये कॉस्ट उनको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए। मिनिमम कॉस्ट पर जॉब्स पर पर्सन को असाइन करना है या जॉब्स पर्सन पर असाइन करने हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम किस किस टाइप की होती हैं। देयर आर असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है, बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम और अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब जानते हैं बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है। अगर यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स जो है 1 2 3 4 5 अप टू n जॉब्स हैं और n ही पर्सन है, यानी कि पर्सन्स की संख्या और जॉब्स की संख्या दोनों इक्वल है, तो उस केस में जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड कहलाएगी असाइनमेंट प्रॉब्लम। इन केस किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ जॉब इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ऐसी असाइनमेंट प्रॉब्लम को अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कहा जाता है। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है कि पहले उसे बैलेंस्ड बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास किसी प्रॉब्लम के अंदर 5 जॉब्स हैं यानी कि 5 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं यानी कि 4 पर्सन्स हैं, तो हमें क्या करना होगा कि एक रो एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी, यानी कि एक पर्सन एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, क्योंकि 4 ही पर्सन हमारे पास है जबकि जॉब 5 है, तो एक रो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे जिससे कि 5/5 की 5 रो 5 पर्सन की प्रॉब्लम बन जाएगी बैलेंस्ड प्रॉब्लम। वो रो जो ऐड करेंगे उसमें हमें ध्यान रखना है कि रो में जो कॉस्ट है वो सब ज़ीरो रखनी है, क्योंकि वो जो रो ऐड करेंगे उसे डमी रो बोलते हैं, नकली रो, तो उसमें हमें अंदर जो कॉस्ट है वो 0 0 0 रखनी है। बस वो स्क्वायर बनाने के लिए है, जिससे कि पे ऑफ मैट्रिक्स से कॉस्ट मैट्रिक्स स्क्वायर बन जाए, बैलेंस बन जाए प्रॉब्लम। क्लियर। तो इसके बाद अब आते हैं हंगेरियन मेथड, जानते हैं क्या होता है हंगेरियन मेथड। ये वो मेथड है जिसके बेसिस पर हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा इस मेथड के बारे में जान लेते हैं। तो हंगेरियन मेथड
क्या है? इट ऑलवेज यूज टू सॉल्व मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, यानी कि अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, इट मीन्स कोस्ट की प्रॉब्लम है जिसे हमें मिनिमाइज करना है, तो हंगेरियन मेथड अप्लाई किया जाता है। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स, ये कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप रो रिडक्शन, यहाँ पर हमें रो रिडक्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है। इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो, हर एक रो में मिनिमम वैल्यू को सेलेक्ट कर देना है। जैसे फर्स्ट रो में जो मिनिमम है, फिर सेकंड रो में जो मिनिमम वैल्यू है, इस तरीके से हमें एग्जामिन करना है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम, इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम हमें गिवन है इस तरीके से। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पहला स्टेप अगर हंगेरियन मेथड का हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है? फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रही है 130, तो फर्स्ट रो का मिनिमम हो गया 130। सेकेंड रो का मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो वो 120, थर्ड रो का मिनिमम वैल्यू 110, इसी तरीके से 50 एंड देन 35। अब हमें फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो, वो हम सेलेक्ट कर चुके हैं। फिर क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच एलिमेंट इन दैट रो। अब ये जो इस फर्स्ट रो का मिनिमम चूज किया है 130, इसे फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट से हमें माइनस कर देना है। जैसे फर्स्ट रो में 160 में से 130 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 130 माइनस 130 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 175 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। इसी तरीके से हम ये यहाँ पर फर्स्ट रो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तो 30, 0, 45, 60, 70। सिमिलरली फिर हमें सेकंड रो में जाना है। सेकंड रो का मिनिमम हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 120, तो हर एक एलिमेंट में से 120 को माइनस कर देंगे। 135 माइनस 120, 120 माइनस 120, 130 माइनस 120 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 15, 0, 10, 40, 55 ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बाकी रोज के लिए परफॉर्म करें तो ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये टेबल कंस्ट्रक्ट होने के बाद जो ये रिडक्शन मेथड हमने लगाया है रो वाइज, अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है? सेम स्टेप जो है हमें सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग कॉलम रिडक्शन लगाना है। पहले रो रिडक्शन लगाया था, अब कॉलम रिडक्शन, यानी कि सेलेक्ट करना है द मिनिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम में मिनिमम एलिमेंट को चूज करना है एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच एलिमेंट इन दैट कॉलम। यानी कि जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेप 1 अप्लाई करने के बाद ये हमें टेबल मिली। इस टेबल में हमने मिनिमम वैल्यू देखी, फर्स्ट कॉलम में वो 0 है, सेकंड कॉलम में मिनिमम वैल्यू 0, थर्ड कॉलम में मिनिमम 10, फोर्थ कॉलम में मिनिमम 30, फिफ्थ कॉलम में मिनिमम 55। तो अब इस रिडक्शन कॉलम रिडक्शन को अप्लाई करना है, तो इस सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग इन मिनिमम वैल्यूज़ को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के हर एक एलिमेंट से माइनस करना है। तो 0 को 30 में से माइनस करेंगे, 15 में से 0 माइनस करेंगे, 30 में से 0 माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे एंड देन 20 माइनस 0 करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट टेबल है वो हमारी यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी। तो नेक्स्ट टेबल जो कंस्ट्रक्ट होगी, फर्स्ट कॉलम में माइनस करा था हमने 0, तो ये 30 आ जाएगा, फिर 15, देन 30, देन 0, देन 20। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड कॉलम में देखें तो उसमें 0 मिनिमम था, तो 0 को सभी में से माइनस करेंगे क्योंकि सारी एंट्रीज वहाँ 0 थी, तो 0 माइनस करेंगे तो 0, 0, 0, 0 एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम थर्ड कॉलम की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर सेकंड स्टेप में ये थर्ड कॉलम में मिनिमम वैल्यू हमें दिखा रही है 10, तो 10 को सब में से माइनस कर देंगे। 45 माइनस 10, 10 माइनस 10, 45 माइनस 10, 30 माइनस 10 एंड देन 35 माइनस 10। तो इस तरीके से जब हम माइनस करेंगे तो न्यू थर्ड जो कॉलम है हमारी 10 माइनस करने पर आ जाएगी 35, 0, 35, 20, देन 25। सिमिलरली फोर्थ कॉलम होगी हमारी 30, 10, 30, देन 0, देन 15। फिफ्थ कॉलम होगी 15, 0, 20, 5 एंड देन 15। ठीक है, तो ये स्टेप सेकंड कंप्लीट होता है।
कॉलम रिडक्शन कंप्लीट हुआ। कॉलम रिडक्शन और रो रिडक्शन स्टेप हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें जाकर यहाँ पर थर्ड स्टेप अप्लाई करना है। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग हमें रो एग्जामिन करना है। रो एग्जामिन किस तरीके से करना है, पहले रूल को अच्छे से समझ लेते हैं। हेयर वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो, हम पहली रो से स्टार्ट करेंगे। हैविंग फॉलोइंग थॉट्स इन माइंड, दिमाग में इन बातों को रखते हुए। पहली बात, इज देयर एग्जैक्टली 1 0 इन दैट रो, ये चेक करना है कि क्या फर्स्ट रो जो हमने चूज की है उसमें एग्जैक्टली 1 0 है। अगर एग्जैक्टली 1 0 है, इफ यस देन मेक ए स्क्वायर अराउंड इट, अगर एक 0 है तो उसके चारों तरफ एक स्क्वायर बना देना है। एंड ड्रो ए वर्टिकल लाइन थ्रू दिस स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बनाते ही उसके चारों तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। और उसके बाद अगर ये भी हो सकता है इस क्वेश्चन का जवाब नो आए कि एग्जैक्टली 1 0 ना हो, तो अगर ऐसा नहीं है, इफ देयर इज मोर देन 1 0 इन फर्स्ट रो देन स्किप इट, उसे स्किप कर जाना है। और फिर नेक्स्ट रो में सेम प्रोसेस से हमें चूज करना है, एग्जामिन करना है कि क्या उसमें फर्स्ट 1 0 है, सिंगल 0, अगर मिलेगी तो स्क्वायर बना देना है उस पर, और रो देखा है तो उस कोरस्पॉन्डिंग स्क्वायर को काटते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे हमें इसे स्टेप को अप्लाई करके देखते हैं, इसमें लास्ट जो हमने टेबल बनाई है कॉलम रिडक्शन के बाद, उसमें हम ये स्टेप अप्लाई करके देखें। तो देखते हैं ज़रा, क्या फर्स्ट रो में सिंगल 0 हमें मिल रही है, फर्स्ट रो में सिंगल 0 मिल रही है। अगर है तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। और जब हमने स्क्वायर बनाया रो देखते हुए तो कॉलम को हमें क्रॉस कर देना है इस तरीके से, ठीक है, जिस कॉलम में ये असाइनमेंट है उस कॉलम को क्रॉस कर देना है। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो देखने के बाद अब नेक्स्ट रो में जाएंगे। नेक्स्ट रो में क्या सिंगल 0 दिख रही है, ये एक 0 अब काउंट नहीं होगी, बाकी जीरोज हैं यहाँ पर कितनी है, 1 2 0 है, पर हमें एग्जैक्टली 1 0 वाले रो पर स्क्वायर ड्रॉ करना है। यहाँ पर थर्ड वाले में क्या 0 है, थर्ड वाली रो में क्या 0 है, सिंगल नहीं है, देयर इज नो सिंगल 0। फोर्थ वाली में क्या सिंगल 0 है, नहीं है, यहाँ पर डबल 0 है, ये काउंट नहीं होगी। फिफ्थ वाली में क्या सिंगल 0 है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सिंगल 0 अदर किसी भी रो में नहीं मिल रही है। तो फिर हमें अब क्या करना होगा, सर्च अपना कॉलम वाइज करना होगा, सेम स्टेप को कॉलम वाइज लगाना होगा। तो फर्स्ट कॉलम में क्या सिंगल 0 दिख रही है, दिख रही है। जैसे ही हमें सिंगल 0 मिली वहाँ पर हमें स्क्वायर बनाना है, और जब हम रो वाइज देख रहे थे तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे थे, अब कॉलम वाइज देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे इस बॉक्स से क्रॉस करते हुए। तो इस तरीके से हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। फर्स्ट कॉलम सर्च किया था। अब नेक्स्ट कॉलम देखेंगे, क्या इसमें सिंगल 0 है, ये तो क्रॉस हो चुकी है, कोई 0 नहीं है। नेक्स्ट कॉलम देखेंगे, क्या इसमें सिंगल 0 है, हाँ मिल पा रहा है, सिंगल 0 मिल गया तो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया। कॉलम देखी है तो रो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, रो क्रॉस कर देंगे। कॉलम देखा तो रो क्रॉस करेंगे, रो देखा तो कॉलम क्रॉस करेंगे। फिर अभी कॉलम का रूल चल रहा है तो आगे फिर प्रोसीड करेंगे। इसके आगे क्या सिंगल 0 है नेक्स्ट रो में, नहीं है, इसमें तो 0 क्रॉस हो चुकी हैं। इसमें भी कोई सिंगल 0 नहीं है। तो अब अगर हम देखें तो कोई 0 ऐसी नहीं बची है जिसमें कि किसी भी तरह की लाइन ड्रॉ नहीं हो रखी। तो जब ऐसा हो जाए तो काउंट करो कि नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हैं। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स मतलब बॉक्सेस, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स यानी कि बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 है। एंड नंबर ऑफ रोज कितनी है क्वेश्चन के अंदर, रो है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ रो 5 है। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, नंबर ऑफ असाइनमेंट एंड नंबर ऑफ रो, नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो उस केस में इट मींस ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन, मिनिमम कॉस्ट देने वाला असाइनमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो ये नहीं है।
तो फिर क्या करना होगा, फिर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक जाने के लिए मिनिमम कॉस्ट वाला असाइनमेंट फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में जाना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमें जो भी अनकवर्ड एलिमेंट है, एक बार हम रूल में आपको शो कर देते हैं जो हमने रोल नोट करे हुए हैं। तो यहाँ पर कॉलम एग्जामिन और रो एग्जामिन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है कि अब हमें चेक करना है कि फिफ्थ स्टेप भी हम लगा चुके हैं, चेक वेदर द नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में वी हैव गॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन वहीं पर मिल जाएगा, हमें वहीं रुक जाना है। अगर नंबर ऑफ असाइनमेंट नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं आते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है, नंबर ऑफ असाइनमेंट हमारे पास 3 आए थे और नंबर ऑफ रोज हमारे पास 5 थे, दोनों इक्वल नहीं है, तो इफ इट इज नॉट सो वी प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप 6 पर जाना है। क्या स्टेप 6 कहता है, एग्जामिन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अनकवर्ड वैल्यूज। जितनी भी अनकवर्ड वैल्यूज हैं टेबल के अंदर उनको एग्जामिन करना है और उनमें से मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अनकवर्ड मतलब है जिस पर किसी भी तरह की लाइन ड्रॉ नहीं हो रखी है। तो यहाँ पर हमारी टेबल के अंदर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो अनकवर्ड वैल्यूज़ हैं जिन पर लाइन नहीं है वो है 30, 35, 30, 15, 30, 35, 20, 20, देन 20, 25, 15 एंड 15। तो इन सब में से मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम इज सबका अनकवर्ड वालों में से मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है हमें यहाँ पर, दैट इज 15। 15 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। जब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू 15 मिल जाती है तो इस स्टेप 6 को हम फॉलो कर रहे थे। तो पहला तो हमें क्या करना है, एग्जामिन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अनकवर्ड वैल्यूज, वो हमने कर लिया, वो 15 आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम ईच अनकवर्ड नंबर। ये जो मिनिमम वैल्यू निकाली है उसे हर एक अनकवर्ड नंबर में से हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अनकवर्ड नंबर 30 है, इसमें से जब हम माइनस करेंगे 15 माइनस करना है, मिनिमम 15 निकाला था ना हमने, तो यहाँ पर 15 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 30 माइनस 15 कितना जाएगा, 15। फिर अनकवर्ड एक ये भी है 35, यहाँ पर 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। यहाँ पर 30 है अनकवर्ड, इसमें से 15 माइनस करेंगे तो ये 15, ये 15 अनकवर्ड है और ये 15 माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू तो इसमें से यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अनकवर्ड वैल्यू B C D देन E, तो अनकवर्ड वैल्यू C वाली रो में है 30, इसमें से 15 माइनस करेंगे यहाँ पर 15 आ जाएगा। देन यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जॉब, तो यहाँ पर C वाली रो में एक और 35 जो है वो कैसा नंबर है, अनकवर्ड। तो 35 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट 30 है, इसमें से 15 माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। 20 भी अनकवर्ड है, 15 माइनस करेंगे यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट E जो रो है ये भी अनकवर्ड है, इसमें 20 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर 25 ये भी अनकवर्ड है, 15 माइनस करेंगे यहाँ पर 15 माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 15 करेंगे तो 25 माइनस 15 करने पर यहाँ पर 10 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पर ये वैल्यू 15 है जो कि अनकवर्ड है, 15 माइनस 15 करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 15 अनकवर्ड है, 15 माइनस 15 करेंगे वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस रूल को हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ अनकवर्ड वैल्यूज़, वो हमें मिल गई 15। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है वो जो मिनिमम वैल्यू आई उसे फ्रॉम ईच अनकवर्ड नंबर से, हर एक अनकवर्ड वाले में से उसे माइनस कर देना है। नेक्स्ट फिर क्या करना है, ऐड दिस वैल्यू एट द जंक्शंस। जंक्शंस मतलब इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो इस पोजीशन पर B वाली रो में सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पर जो है हमें
जंक्शंस पर इसे ऐड करना है, मिनिमम वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी 15। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जंक्शन बी रो में मिल रहा है सेकंड कॉलम में, तो इस पोजीशन पर 15 ऐड कर देंगे तो 0 + 15 यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, उसके बाद और जंक्शन कहाँ क्रिएट हो रहा है, एक और जंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है डी वाली रो में और सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पर 0 में ये मिनिमम वैल्यू 15 ऐड हो जाएगी, डी वाली रो में और सेकंड कॉलम में यहाँ पर ये 15 प्लस करेंगे 0 में, तो यहाँ पर एंट्री क्या आ जाएगी, 15 एंट्री आ जाएगी। ठीक है, तो पहले ध्यान रहे कि अनकवर्ड जो एलिमेंट्स हैं उनका मिनिमम निकालना है, उसे अनकवर्ड वाले एलिमेंटों में से सब्ट्रैक्ट करना है, जंक्शंस पर ऐड कर देना है, और तीसरा थर्ड कंडीशन यहाँ पर आती है इसके अंदर कि लीव द रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज। बाकी जो वैल्यूज हैं क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों कंडीशंस को छोड़कर, अनकवर्ड और जंक्शन को छोड़कर, बाकी जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लीव यानी कि रखनी है, इसमें एज इट इज़ रखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 जो है वो अनकवर्ड भी नहीं है, जंक्शन भी नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर अपनी पोजीशन पर ऐसे ही बरकरार रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये 15 है जो कि जंक्शन भी नहीं है और अनकवर्ड भी नहीं है, तो 15 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एंट्री, यहाँ पर ये एंट्री, यहाँ पर एक टेबल के अंदर ये एंट्री सी वाली रो में 0 ना तो अनकवर्ड है क्योंकि इस पे लाइन ड्रॉ हो रखी है, और यहाँ प्लस यानी कि जंक्शन भी नहीं बन रहा है, तो ये भी एज इट इज़ आएगी 0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये एंट्री, ये वाली एंट्री बी वाली रो में 0 है, तो यहाँ पर बी वाली रो में क्योंकि ये भी अनकवर्ड भी नहीं है और जंक्शन भी नहीं है, तो एज इट इज़ आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट ये 10 एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट ये यहाँ पर 0 है, ये भी एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये रिमेनिंग वैल्यू है जो जंक्शन भी नहीं है और अनकवर्ड भी नहीं है। अब डी वाली कॉलम रो को देखें तो यहाँ पर 0 है, एज इट इज़ आएगा 20 0 5, तो 0 20 0 5। नेक्स्ट फिर यहाँ पर ये 0 एज इट इज़ आएगा, तो ये न्यू टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अब ये न्यू टेबल कंस्ट्रक्ट होने के बाद आप फिर से अपने स्टेप्स पर जाएंगे कि आगे हमें क्या स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 7, गो फॉर द स्टेप 3 एंड 5। स्टेप 3 एंड 5 मतलब हमें फिर से रो रिडक्शन, फिर रो एग्जामिन, फिर कॉलम एग्जामिन करना है, यानी कि असाइनमेंट करना है रो वाइज और कॉलम वाइज। तो अब ज़रा देखते हैं रो एग्जामिनेशन और कॉलम एग्जामिनेशन के बाद क्या कंडीशन बनती है इसमें। तो फिर से हमें असाइनमेंट स्टार्ट करने हैं अब इसमें। तो किस तरीके से करने थे, रूल हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, सिंगल 0 चूज़ करने की कोशिश करेंगे। क्या फर्स्ट रो में सिंगल 0 दिख रही है, नहीं दिख रही। सेकंड रो में सिंगल 0 दिख रही है, नहीं दिख रही है। थर्ड रो में सिंगल 0 दिख रही है, हाँ मिल गई। तो जैसे ही मिल गई है यहाँ पर एक स्क्वायर बना देना है। और रूल क्या था, रो अगर हम देख रहे हैं तो उस कॉलम को क्रॉस कर देंगे जिसमें ये बॉक्स बना हुआ है, तो ये हम कॉलम क्रॉस कर देंगे अगर हम रो वाइज देख रहे हैं। ठीक है, ये हमने कॉलम क्रॉस कर दिया। जब हमने कॉलम क्रॉस कर दिया तो ये सेकंड थर्ड रो तक हम चले गए थे, सिंगल 0 मिल गई है। अब नेक्स्ट रो में जाएंगे, फोर्थ रो में सिंगल 0 नहीं है, फिफ्थ रो में सिंगल 0 नहीं है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि ऐसा करने पर कहीं ऊपर एक सिंगल 0 बन गई हो। तो इस फर्स्ट रो में अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये क्रॉस हो चुकी है, इसलिए ये तो काउंट नहीं होगी। और इस रो में अब यहाँ पर सिंगल 0 बन चुकी है। रो वाइज देखें सिंगल 0 बन चुकी है तो असाइनमेंट कर देंगे, और असाइनमेंट रो वाइज देख कर करा तो कॉलम को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, फिर दोबारा से सेकंड रो में जाना है। क्या सिंगल 0 दिख रही है, हाँ सिंगल 0 दिख रही है। सिंगल 0 जैसे ही दिखी, क्योंकि ये वाली 0 तो काउंट नहीं होगी, तो इस रो में अब एक सिंगल 0 बची, तो इसको इसके चारों तरफ बॉक्स बना दिया, यानी कि स्क्वायर बना दिया। तो रो देखी है तो हमें कॉलम क्रॉस करना होगा रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट रो में जाओ, नेक्स्ट रो में सिंगल 0 दिख रही है, नहीं है क्योंकि ये तो असाइन हो चुकी है, क्रॉस भी हो चुकी है। नेक्स्ट रो में जाओ, क्या सिंगल 0 दिख रही है, नहीं है, यहाँ पर डबल है। नेक्स्ट फिफ्थ रो में जाओ, क्या सिंगल 0 दिख रही है, हाँ दिख रही है, क्योंकि ये दोनों तो क्रॉस हो चुकी है, तो सिंगल यही बची। तो यहाँ पर एक सिंगल 0 मिल गई है, इसलिए फिर से एक यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। और रो देखकर स्क्वायर बनाया है तो हमें कॉलम को क्रॉस करना होगा रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर से हमें ऊपर से देखना है कि क्या सिंगल 0 हमें मिल रही है किसी रो में। अब
यहाँ सिंगल जीरो नहीं है क्योंकि ये क्रॉस हो चुकी है, इसमें भी नहीं है कोई जीरो, इसमें भी नहीं है क्योंकि क्रॉस हो चुकी है, और इसमें सिंगल जीरो हमें रो वाइज मिल गई है। रो वाइज इसमें सिंगल जीरो मिल गई है तो इसे असाइन कर देंगे। रो देखा असाइन करा तो हमें कॉलम क्रॉस करनी होगी, तो हमने कॉलम क्रॉस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अब अगर हम प्रॉब्लम के अंदर देखें तो हमारे पास कोई ज़ीरो ऐसी नहीं बची जिस पर लाइन ड्रॉ ना हुई हो। तो अगर ऐसा हो चुका है कि किसी भी ज़ीरो पर लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, ऐसा मिल रहा है तुम्हें मैट्रिक्स, तो इट मीन्स यहीं पर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ, उसके लिए पर पहले नंबर ऑफ असाइनमेंट चेक करेंगे। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल टू 5। नंबर ऑफ असाइनमेंट हमें मिल जा रहे हैं 5। और नंबर ऑफ रोज काउंट कर लो, नंबर ऑफ रो कितनी है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ रो 5 है। तो क्या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम रोज के इक्वल है, नंबर ऑफ असाइनमेंट नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ असाइनमेंट्स भी 5 है और नंबर ऑफ रोज भी 5 हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सो दिस मैट्रिक्स will give optimal assignments तो असाइनमेंट किस पोजीशन पर आए हैं, पहले पोजीशंस देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पर्सन्स थे वो कौन कौन से पर्सन्स थे, पर्सन्स था हमारा ए पर्सन, बी, सी, डी और ई, ये 5 पर्सन थे। जॉब हमारे पास 1 2 3 4 5 थी। तो देखते हैं जरा कि इस टेबल के अकॉर्डिंग ए पर्सन का जो असाइनमेंट है कौन सी जॉब पर जा रहा है। ए पर्सन के सामने बॉक्स कौन सी पोजीशन पर बन रहा है, 5th कॉलम में। तो ए पर्सन को 5th जॉब पर असाइन किया गया है। इसका मतलब बॉक्स बनाने का मतलब असाइन करना। तो ए पर्सन को कौन सी जॉब असाइन करनी चाहिए, 5th जॉब असाइन करनी चाहिए ए पर्सन को 5th जॉब। बी पर्सन को कौन सी जॉब असाइन करनी चाहिए, टेबल से एक बार देखते हैं इस लास्ट टेबल से। तो बी वाली रो में हमें जॉब दिख रही है, कौन सी असाइन हो रही है, ये 3rd जॉब असाइन हो रही है क्योंकि यहीं पर एक स्क्वायर बना हुआ है। तो बी वाली रो में 3rd जॉब असाइन हो रही है, यानी कि बी को 3rd जॉब देनी है। उसके बाद सी वाली रो में हमारे पास असाइनमेंट कहाँ बना हुआ है, 2nd कॉलम में। इसका मतलब सी पर्सन को कौन सी जॉब परफॉर्म करनी होगी, 2nd जॉब परफॉर्म करनी होगी। सी को 2nd जॉब परफॉर्म करनी होगी। इसी तरीके से डी पर्सन को कौन सी जॉब परफॉर्म करनी होगी, डी को परफॉर्म करनी होगी 1st जॉब, तो डी को 1st जॉब परफॉर्म करनी होगी। और एट लास्ट ई को कौन सी जॉब परफॉर्म करनी होगी, तो ई को जॉब परफॉर्म करनी होगी जो बाकी बची है। क्या बची है यहाँ पर, 4th जॉब रह जाती है। तो ये हमारा जॉब्स हो गई और यहाँ पर पर्सन्स हो गए। तो पर्सन्स को हमने जॉब असाइन कर दी। पर अब ये देखना होगा कि अगर ये मिनिमम कॉस्ट वाली है तो मिनिमम कॉस्ट कितनी बनती है। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आती है वो हमें चेक करने के लिए क्वेश्चन पर जाना होगा। मेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। तो कॉस्ट को हमें चेक करना होगा। तो कॉस्ट चेक करने के लिए ए का 5th पोजीशन पर ए पर्सन अगर 5th जॉब करता है तो कॉस्ट कितनी थी क्वेश्चन में, ए पर्सन अगर 5th जॉब करता है तो कॉस्ट थी यहाँ पर 200। तो यहाँ पर ए का 5th पर जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है। बी का 3rd जॉब करने पर क्या कॉस्ट बन रही थी, बी अगर 3rd जॉब करता है तो उसकी कॉस्ट बन रही थी बी का 3rd जॉब पर 130 रुपीज़। तो यहाँ पर ये बी का 3rd जॉब के लिए 130 रुपीज़ आ जाएगा। सी अगर यहाँ से देखें तो सी से कौन सी जॉब परफॉर्म करा रहा है, 2। तो सी अगर 2nd जॉब परफॉर्म करता है तो कॉस्ट कितनी है, 110। तो यहाँ पर आ जाएगा 110, ठीक है। उसके बाद डी अगर फर्स्ट जॉब परफॉर्म करता है तो कॉस्ट कितनी है वो हम टेबल वाइज देख लेंगे। डी अगर फर्स्ट जॉब परफॉर्म करता है फर्स्ट जॉब तो कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 50 रुपीज़। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 रुपीज़,
और एट लास्ट ई अगर फोर्थ जॉब करता है, ई अगर फोर्थ जॉब करता है, ई फोर्थ जॉब कर रहा है, तो ई अगर फोर्थ जॉब कर रहा है तो कॉस्ट कितनी है 80 रुपीज़। तो यहाँ पर ये कॉस्ट आ जाएगी 80। इन सब का हम टोटल कर रहेंगे, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास यहाँ से इनको ऐड करके फाइंड आउट हो जाएगी। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं 200 प्लस 130 प्लस 110 प्लस 50 प्लस 80, तो ये टोटल ऐड होकर 570 रुपीज़ आ जाएगी। तो कॉस्ट यहाँ पर कितनी आ जाती है 570 रुपीज़ टोटल कॉस्ट। तो इस तरीके से आज हमने हंगेरियन मेथड के अकॉर्डिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिस्कस किया। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है, ये मुझे लगता है शायद आपको इजी लगा होगा। मोस्ट ईजीएस्ट प्रोसेस मैंने आपको बताया है असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जानेंगे और भी टॉपिक्स जो इससे रिलेटेड हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपको और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस, लेक्चर्स आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही।